हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो बताने वाला हूँ। बच्चों, जो बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन प्रिंसिपल पार्ट था पूरा उसी पर आधारित है। आपको पूरा एप्लीकेशन प्रयोग तो आप तभी समझ पाएंगे जब आप वो प्रिंसिपल वाला पार्ट पढ़े रहे होंगे। सिद्धांत क्या था, सिद्धांत यानी जो प्रिंसिपल था, जो मेन थ्योरी था बायोटेक्नोलॉजी का, वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड था और केमिकल इंजीनियरिंग बेस्ड था। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है उसने, अगर हम बात करेंगे पिछला एग्रीकल्चर तो हम पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो वैसे मेडिसिन के क्षेत्र यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रभाव डाला है इसने। कैसे प्रभाव डाला है? क्योंकि इनके जो प्रोसेस हैं, ठीक है, वो बहुत सुरक्षित है, सेफ है और बहुत ज़्यादा प्रभावी है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कोई एक मेडिसिन, कोई भी एक बोल सकते हो दवा का, ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं इंटरफेरॉन। आपने ये वर्ड तो पढ़ा होगा ना, इंटरफेरॉन। देख, दो चीज़ बहुत बताया था मैं, इंटरफेरॉन बताया था, इंटरफेरेंस। इंटरफेरॉन के बारे में मैंने बताया था कि ये नॉन एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी नहीं है, नॉन एंटीबॉडी, लेकिन है प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीनियस है, नॉन एंटीबॉडी प्रोटीनियस है, जो कि डिफेंस का काम करता है। क्या काम करता है? डिफेंस का काम करता है, ठीक है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे कैंसर, एंटी कैंसर के लिए जो, या वायरल के एंटी वायरल के लिए जो इंजेक्शन मेडिसिन जो बन रहे हैं ना, वो इसी इंटरफेरॉन के थ्रू बन रहे हैं। लेकिन बनाया कैसे जा रहा है, थोड़ा समझना होगा आपको कैसे बनाया जा रहा है। चूँकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो इसके जीन को निकाल लिया जाता है, ठीक है, और इसके जीन को निकाल कर किसी वेक्टर में क्या करा दिया जाता है? इंसर्ट करा दिया जाता है ना। और इस वेक्टर को किसी बैक्टीरिया के अंदर डालकर कल्चर कराया जाता है। कल्चर कराने के बाद आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद, है ना, क्योंकि बायोरिएक्टर यूज़ करोगे आप, बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन चाहिए, तो उसका भी प्रोडक्ट को आप आइसोलेट कर लेते हो, ठीक है। और इसी प्रोडक्ट को हम इंजेक्शन के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी मेडिसिन के थ्रू में, या किसी आप बोल सकते कीमोथेरेपी सुनोगे आप, कैंसर के इलाज में जो कीमोथेरेपी होता है। ऐसे बहुत सारे हैं इंटरफेरॉन फैमिली की, बहुत सारे, है ना, जैसे इंटरल्यूकिन है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मैनी इंटरफेरॉन बोल सकता हूँ मैं। आप लोग को इतना जानना आपके लिए काफ़ी है कि बहुत सारे चीज़ों का मेडिसिन बनाया जा चुका है, ठीक है, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। किसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। इवन इंडिया में अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया का लगभग 12 प्रकार का जो आप बोल सकते हो मेडिसिन जो है वो इंडिया में मार्केट लेवल पर इससे बनाया जा रहा है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। और वर्ल्ड वाइड बोलूँगा तो लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है? चिकित्सीय दवाएं, ठीक है। थेरेपेटिक्स दवाई जो हैं, ड्रग्स जो हैं, वो बनाया जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दिस आर सेफ एंड डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। इस लाइन को अगर सब देखो, एनसीईआरटी की लाइन की यही खासियत है, इसको समझना अपने आप में एक चैलेंज रहता है, ठीक है। ये तभी आपको ये लाइन समझ आएगा जब आप ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। सपोज कि कोई इंसान है, ठीक है, इसके बॉडी में मैं कोई बाहर डाला, इसके बॉडी में मैं क्या किया, कोई बाहर से क्या डाल दिया? एंटीजन क्या हो सकता है? कोई वायरस हो सकता है, जैसे भी कोविड है ना, तो कोविड वायरस भी क्या है? एक प्रकार से हमारे बॉडी के लिए एंटीजन है वो, ठीक है, जो हमारे बॉडी में इफेक्ट डालते हैं। एंटीजन का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? देखो, जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम इसको रोकने के लिए रिएक्शन दिखाता है, वहाँ पे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। या फिर कोई बैक्टीरिया आपके अंदर घुसा तो आपका बॉडी क्या करता है? इस बैक्टीरिया से निपटने के लिए आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? एंटीबॉडी। ऐसा लोगो आपने देखा होगा, ठीक है, एंटीबॉडी बनते हैं। अब इस एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जो बन रहा है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा
देखो बन तो इसलिए रहा कि डिफेंस के लिए काम करेगा ये, लेकिन इस जब ये होता है, ये रिएक्शन जब होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, तो हमको बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे फीवर का आना या कोई और भी है ना, दर्द होना, शरीर में पेन होना, थकावट लगना, ये सब चीज़ें सिम्टम के रूप में दिख सकती हैं। क्योंकि एंटीबॉडी अगर उस समय बन रहा है, तो अगर हमारे बॉडी में पहले से एंटीबॉडी बना हुआ है तो ये जैसे वायरस या बैक्टीरिया जो भी घुसा, हमारा एंटीबॉडी पहले जो एक्टिव था उसको ख़त्म कर देगा। तो ये होता है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मेरे बॉडी के अंदर कोई चीज़ अंदर घुस रहा है तो एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको पकड़ेगा, पकड़ेगा तो रिएक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलना। ठीक है, तो अगर मैं कोई रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से कोई प्रोटीन बनाया हूँ, तो आप खुद सोचिए ना कि ये जो मैंने प्रोटीन बनाया, ये मैं किसके लिए बनाया, अपने बॉडी के लिए। ठीक है, अगर वो कोई फॉरेन पार्टिकल था तो इस फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में मेरा बॉडी तो रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। सिंपली जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है अचानक से, या कभी जैसे भी कोविड कहीं चल रहा है ना, कोरोना वायरस कहीं चल रहा है, तो आप सुने होंगे कि कुछ दिन बाद ये सिम्टम आता है, वो सिम्टम आता है, दिखा होगा ना कुछ, बाकी ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से डेड हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बॉडी का अगर डिफेंस इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उस वायरस से हम लड़ लेते हैं, और 7 से 21 दिन के अंदर में हम कोरोना से भी जीत पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये मैं कोई प्रोटीन बनाए, देखिए आप समझिए फॉरेन पार्टिकल है ना, तो फॉरेन पार्टिकल तो उसके अंदर क्या होगा, कोई पार्टिकल तो क्या क्या नेचर का हो सकता है, प्रोटीनियस नेचर का हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं, उसके प्रोटीन कोट होते कि नहीं होते हैं, प्लस लिपोपॉलीसेकेराइड का कोट भी हो सकता है, तो लिपोपॉलीसेकेराइड हो सकता है। ठीक है, आरएनए डीएनए हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनोजेनिक होती है। इम्यूनोजेनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अगेंस्ट हमारा बॉडी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि मैं एक मेडिसिन बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका ज़्यादा इफेक्ट मत दिखे, तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इंसुलिन का। ठीक है, इस बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है। ठीक है, इस बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है। ठीक है, अब वो इंसुलिन जो है, वो इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारा बॉडी के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि वो हमारा बॉडी का बनाया हुआ प्रोटीन है। तो क्या इसके अगेंस्ट मेरा एंटीबॉडी काम करेगा, बताइए भाई, मेरा ही बॉडी का प्रोटीन है तो इसको एंटीबॉडी क्यों पकड़ेगा, बताइए, पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा, है ना। तो अगर मैं कोई ऐसा मेडिसिन बनाना चाहता हूँ जो हमारे बॉडी का ही प्रोटीन हो, लेकिन उसको मैं कहाँ बनाना चाहता हूँ, बैक्टीरिया में, समझ आ रहा है मेरी बात, तो वो हमारे लिए इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो अच्छी बात हुआ ना। तो यही तो एडवांटेज है इसका कि अगर मैं इंसुलिन, देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी पिग या किसी माउस या किसी से भी इंसुलिन लेके इसके बॉडी में डाल देता हूँ, तो यार वो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन तो फॉरेन प्रोटीन हुआ ना, हमारा बॉडी का प्रोटीन थोड़ी हुआ। तो हो सकता है कि ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, काम करेगा, लेकिन हमारा बॉडी उसके एंटीबॉडी चेन को अगर पकड़ लिया, ये तो स्पीसीज स्पेसिफिक है, यानी कि दूसरे जाति का है, तो ये उसको पकड़ कर क्या करना चालू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। तो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होंगे, रिएक्शन होगा तो हमको सिम्टम्स दिखेंगे और भी दूसरी चीज़ों का प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अगर हमारे बॉडी का कोई प्रोटीन को हम बाहर से बना के वापस हमारे बॉडी में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये उस लाइन में ये यही समझाना चाह रहा है, इसी बात को समझाना चाह रहा है। क्या चीज़, क्या बोल रहा है, दिस आर सेफ इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी का ही प्रोटीन है, हम बना उसको बाहर रहे हैं। एंड डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अनवांटेड मतलब अब ये नहीं कि मैं इंसुलिन इंजेक्शन लगाया तो फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है मतलब ये तो रिस्पॉन्स कर रहा है, या फिर एलर्जी हो रहा है, खुजली हो रहा है, या दाने दाने निकल रहे हैं बॉडी में, जिसका मतलब वो तो रिस्पॉन्स कर रहा है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स से आता है। आपको बता दूं मैं, जो खुजली होता है अचानक से पूरे दाने दाने चेहरे में दिख जाते हैं, बॉडी में कुछ निकल जाते हैं कुछ ही घंटों के अंदर, वो सब एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है और वो एंटीबॉडी ई के कारण होता है। आप लोग प्लीज़ ह्यूमन डिसीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें इम्यूनोलॉजी पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज 5 प्रकार का मेन एंटीबॉडी पढ़ते हो, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। इसमें से IgE जो होता है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है, ठीक है। और ए जो होता है वो हमें माँ से दूध, माँ का जो दूध होता है ना, मिल्क,
बच्चे जब फीडिंग करता है मिल्क फीडिंग, तो उसमें ये एंटीबॉडी ए आता है। और आईजीजी जो होता है ना, जब 6 महीने के ऑनवर्ड जब प्रेगनेंसी होता है तो माँ के प्लेसेंटा से पार होकर ये एंटीबॉडी कहाँ जाता है, बच्चे में जाता है, और बच्चे को क्या देता है, डिफेंस देता है। क्योंकि बच्चा उस टाइम पे इम्यूनोलॉजिकली बहुत वीक रहता है, उसके पास कोई ऐसे एक्टिव बी सेल टी सेल नहीं रहते हैं जो उसको बीमारी से बचाएंगे। तो माँ के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू माँ से एंटीबॉडी जाता है बच्चे में। कौन सा, आईजीजी। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र पढ़ रहे हो ना, एप्लीकेशन किस में पढ़ रहे हो आप, मेडिसिन क्षेत्र में पढ़ रहे हो ना, तो आपकी इम्यूनोलॉजी वाली पार्ट भी अच्छी होनी चाहिए, तो ये लाइन अच्छा से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वैसे इतना काफ़ी है, बता दिया हूँ मैं। ठीक है, आईजीएम जो रहता है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला एंटीबॉडी है, और आईजीजी सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है। ठीक है, और आईजीजी कभी भी रिएक्शन होता है तो आईजीजी और आईजीएम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा बॉडी इनको पहले बनाता है, जी, फिर बाद में एम, फिर सेकंड, फिर से एम। ठीक है, तो ये आप लोग किसमें पढ़ोगे, इम्यूनोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ोगे, और अच्छा से पढ़ना उसको। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अगर मैं कुछ चीज़ बना रहा हूँ तो सीधी सी बात मैं अपनी ही चीज़ बना रहा हूँ ना, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अभी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है तो भाई ये तो ह्यूमन का ही प्रोटीन है ना, तो अगर मैं इसको बाहर से बना के इंजेक्शन में डाल रहा हूँ, जैसे कोई इंसान उसको ग्रोथ नहीं हो रहा है, शरीर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम उसको इंजेक्शन देंगे एचजी का, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। उसके रिस्पेक्ट में बोला है कि डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसे हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि अब इंसुलिन पढ़ रहे हो आप, तो थोड़ा से आपको इसकी केमिस्ट्री मालूम होनी चाहिए इंसुलिन की, कि इंसुलिन में कितने चैन होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में कौन कौन सा चैन होता है और एक्टिव फॉर्म में कौन कौन सा चैन होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया इंसुलिन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये भी आप समझिएगा। इसका रीज़न ये है ना कि इंसुलिन जो था, ठीक है, जो हम किससे निकाल रहे थे, पिग, यानी कि पिग या कैटल जो हम बोलते हैं ना, जो पशु जो पालन करते हैं, है ना, तो कैटल मतलब कि आपका मवेशी हो गए, है ना, इनसे जो निकाला गया था, तो वो इंसुलिन जो काम तो किया, लेकिन उसके पीछे क्या आ रहा था, यहाँ पे आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स दिख रहा था। क्या दिख रहा था, एलर्जिक रिस्पॉन्स दिख रहा था। ठीक है, दिख रहा है ना, लिखा हुआ है ना, इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल सोर्स, एग्जाम्पल स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स इंड्यूस एलर्जी इन ह्यूमन। ठीक है, इंड्यूस्ड एलर्जी इन ह्यूमन। इंसुलिन एज प्रो एंजाइम कंसिस्ट 3 पेप्टाइड। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने पेप्टाइड होते हैं, ए, बी और सी, लेकिन याद रखना प्रो एंजाइम, यानी कि प्रो एंजाइम लिखा है ना, वो आप बोल सकते हो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन जो था वो है ये, है ना, क्योंकि हार्मोन है ये इंसुलिन, है ना। प्रो एंजाइम इंसुलिन इंटू मैच्योर इंसुलिन। अच्छा, जब ये एक्टिव होगा ना तो यहाँ से सी पेप्टाइड जो है इसका वो निकल जाता है बाहर, सी निकल जाता है। मैच्योर इंसुलिन में क्या रहता है, ए एंड बी रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ए और बी चैन, ठीक है, ए और बी चैन में कितने डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कितना इंटर होता है और कितना इंट्रा होता है, और वो सीक्वेंस क्या है। तो चलो इसके बार देख लेते हैं अपन। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ एक पेप्टाइड, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसे हम, प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं। अब इसमें जो येलो रंग से मैंने बनाया है, ये येलो कलर से पीला रंग से जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो आपका सी पेप्टाइड है। क्या है वो, सी पेप्टाइड। ये क्या है, इसका नाम है सी पेप्टाइड। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो ब्लू कलर में जो बना हुआ है वो ए पेप्टाइड है, और जो पिंक कलर बना है वो बी पेप्टाइड है। ठीक है, इनके बीच डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। डाइसल्फाइड ब्रिज का मतलब बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सिस्टीन होगा
ठीक है, यहाँ भी सिस्टीन होगा तो दो सिस्टीन के बीच डाइसल्फाइड ब्रिज बन सकता है। आपको मैंने पेप्टाइड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया है, आप देख लेना। वैसे यहाँ पे एक और सिस्टीन रहा होगा और ये सेम वैसे एक और सिस्टीन नीचे वाले से इनके बीच क्या बन गया, डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया। ठीक है, इसके अलावा इस जगह पे एक और ऐसे ही डाइसल्फाइड ब्रिज आपको मिलेगा। जरा इसको हम बड़ा करके देखते हैं ना, तो समझ आएगा कि क्या पढ़ना चाह रहे अपन। दो चैन है, ठीक है, ए चैन बी चैन। ठीक है, अब मैं क्या दिखाऊंगा कि बॉन्ड जो बना है डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है, वो किस अमीनो एसिड, पहले बात एकदम दिमाग में बैठा लो आप। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाए कि देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप एंटीबॉडी भी पढ़ते हो। एंटीबॉडी याद है, ये एंटीबॉडी ये वाला, तो इस एंटीबॉडी भी आपको डाइसल्फाइड ब्रिज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे, देखना डायग्राम में देखना जरूर। आज आप लोग के लिए क्वेश्चन भी है ये। आपको मेरे को ये बताना है कि एंटीबॉडी का एक सिंपल एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और टोटल कितने इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और टोटल कितने इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये इंटर क्या है, इंट्रा क्या है, मैं आप लोग को आज समझा दूंगा। फिर एंटीबॉडी वाला पार्ट आप ह्यूमन डिजीज हेल्थ चैप्टर यानी कि इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट में आप देखेंगे, वहाँ पे आपको एंटीबॉडी का डायग्राम मस्त मिलेगा, है ना। उस पूरा डायग्राम में जहाँ जहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट करके मुझे बताना। आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा मैं कि एंटीबॉडी के केस में कितने डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं और कितने इंट्रा होता है और कितना इंटर होता है। पूरे एनसीईआरटी के बुक में ना सिर्फ दो ही जगह पे आप लोग को डाइसल्फाइड ब्रिज से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक इंसुलिन और दूसरा एंटीबॉडी। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं, बट आपके एनसीईआरटी बुक में खाली दो प्रोटीन का डायग्राम है, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे जो मैं येलो डॉट डाला हूँ ना, वो नंबर है। नंबर मतलब जैसे समझ लो कि ये फर्स्ट नंबर का यहाँ पे कोई अमीनो एसिड रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का कोई क्या रहा होगा, अमीनो एसिड, कोई सेकेंड, ऐसे करके। तो ये जो नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 11 नंबर है और ये 20। मैं बताऊंगा ऐसे मैंने क्यों बनाया। ठीक है, और ये वाला जो है 7 होगा और ये वाला जो होगा वो 19 होगा। पोजीशन है ये, जैसे 1 2 3 ऐसे करके तो 7, और ये टोटल ये लास्ट जो होगा 30 होगा और इसमें जो होगा वो 21 होगा। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि ए चैन में ठीक है टोटल 21 अमीनो एसिड हैं और बी चैन में टोटल 30 अमीनो एसिड हैं। यानी कि एक इंसुलिन जो होता है उसमें टोटल कितने अमीनो एसिड हैं। इंसुलिन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंसुलिन में कितने, एक एक्टिव है ना, एक्टिव इंसुलिन में कितना अमीनो एसिड है, तो टोटल 51 अमीनो एसिड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो क्या, वो ये कि ये इंसुलिन का जीन हमारे क्रोमोसोम में कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो याद रखना, ये इंसुलिन का जो जीन है, इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है, वो आपके 11 नंबर के क्रोमोसोम में मिलेगा। 11th नंबर के क्रोमोसोम में आपको ये जीन मिलेगा। ठीक है, 11 नंबर क्रोमोसोम बहुत हाईलाइटेड है, क्यों, क्योंकि सिकल सेल जो आप पढ़े होंगे या म्यूटेशन में अगर पढ़ाए नहीं होंगे तो पढ़ाऊँगा, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि 11 और 16 नंबर के क्रोमोसोम में, 11 और 16 नंबर के क्रोमोसोम में आप लोगों को और एक जीन पढ़ना पड़ता है। वो है कौन सा, हीमोग्लोबिन का। यस, पढ़ाया हूँ, मुझे याद है, हीमोग्लोबिन एचबी जो बोलते हो ना, इसमें 2 पेप्टाइड होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो इसमें से जो बीटा होता है वो 11वें नंबर क्रोमोसोम में होता है और जो अल्फा होता है वो 16वें नंबर के क्रोमोसोम में होता है। खैर अभी हम इंसुलिन पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन का जीन भी 11वें नंबर के क्रोमोसोम में होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये कि जो ब्रिज जो बनने वाला है वो कहाँ कहाँ पे ब्रिज बनने वाला है, डाइसल्फाइड ब्रिज किस पोजीशन के। जो देखो, एक 6वां और 11वां के बीच बनता है। ये 6वां नंबर का सिस्टीन रहा होगा, सिस्टीन में सल्फर रहा होगा, और ऐसे ही 11वां नंबर के में सिस्टीन में सल्फर रहा होगा। इनके बीच क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड बना एक। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है ना। ऐसे ही और किसके बीच बनता है, तो ऐसे ही आपको मिलेगा 7 नीचे 7 ऊपर, यानी कि यहाँ पे भी आपको मिलेगा। यानी कि ए चैन का 7वां नंबर और बी चैन के 7वां नंबर में भी आपको क्या मिलने वाला है, डाइसल्फाइड ब्रिज।
इसके अलावा और कहाँ मिलेगा? तो इसके अलावा मिलेगा आपको 19-20 में, यानी कि 19वां नंबर के बी चैन में और ए चैन का 20वां नंबर में, इनके बीच भी आपको डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा। तो टोटल आपको इंसुलिन में कितना डाइसल्फाइड ब्रिज दिखा, बताइए कितना दिखा आपको? इंसुलिन में आपको तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड मिले, ठीक है। इसमें से देखिए एक ये वाला, देखिए 1 2 और ये 3। आप एक चीज़ नोटिस की होंगे, ये 6 और 11 के बीच जो बना है वो तो ए चैन के बीच ही बना है। ए चैन ये था ना, ए चैन और ये बी चैन, ठीक है। तो ए और बी चैन के बीच कौन कितना बना है? तो ए और बी चैन के बीच देखो 7वां और 19-20 में बना है। तो ये जो दो चैन के बीच जब बनता है तो उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है। और विथ इन चैन बनता है, यानी कि उसी चैन के अंदर ही जब बनता है तो होता है इंट्रा। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड है डाइसल्फाइड ब्रिज, वो एक ही चैन में है ना, इसी चैन के बीच बना है ना। तो एक आपका क्या था, बोलिए इसमें से एक क्या था? एक था इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड जहाँ, ठीक है। और दो क्या था? दो था इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये याद रखना है, इंसुलिन में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है? 3, एक इंट्रा है और 2 इंटर है, ठीक है। ये किसके किसके बीच है? तो 6th और 11th के बीच बना था, है ना। और जो 2 इंटर है वो किसके किसके बीच है? तो ये आपको मिला था 2 7 और 7 के बीच, यानी ए और बी जो चैन होता है उसमें 7 और 7, और एक 20 और 19 के बीच आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखा था। ये देखिए 19-20, 7-7 और 6-11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, याद रखना। हालांकि आपकी बुक में नंबर नहीं दिया है, तो अगर नंबरिंग नहीं पूछेगा तो ये तो याद रख ही लेना। नंबर नहीं पूछेगा, मुझे लगता है कि नंबर पूछने में भी टाइम है, ठीक है, तुम लोग के एग्जाम के लेवल में। लेकिन ये तो पूछ सकता है कि इंसुलिन में कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है? 3 होता है, और एक इंट्रा होता है और 2 इंटर होता है। ये आपको अच्छा से याद रखना है। देखिए मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पेप्टाइड चेन, ए और बी, मैंने अभी पढ़ा दिया। बोथ दिस चेन वर सेपरेटली आइसोलेटेड इंट्रोड्यूस इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन सेपरेटली। अब देखो भाई, मेरे पास सी चेन भी था, मैं अगर पूरा इंसुलिन के जीन को डाल दूंगा, है ना, तो दिक्कत ये कि पूरा पेप्टाइड बनेगा, प्रो इंसुलिन बनेगा, फिर उसको एक्टिवेट कैसे करूंगा? हमारे बॉडी में तो सेल्फ मैकेनिज्म था, तो हमने खुद से कर लिया एक्टिवेट, हमारे बॉडी ने कर लिया। लेकिन मैं तो इसे बड़े पैमाने में बनाना चाहता हूँ और इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे ना कि ए और बी के दोनों के जो चैन है ना, उसका तो अलग जीन होगा ना, मतलब जीन के अंदर सीक्वेंस होगा ना डीएनए का। तो ए के सीक्वेंस को अलग निकाले, बी के सीक्वेंस को अलग निकाले और दोनों को अलग अलग वेक्टर में डाले। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या किए, एक वेक्टर लिया, ठीक है, एक वेक्टर लिया मैं, और इस वेक्टर में ना मैं डाला हूं ए जीन, मतलब ए चैन का सीक्वेंस डाला हूं, ठीक है। और दूसरे वाले में ना एक दूसरा वेक्टर और लिया, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर और लिया, और इसमें मैं क्या डाल दिया? इसमें मैं डाला हूं बी जीन, मतलब बी चैन डाला हूं। बी चैन का क्या डाला हूं? डीएनए डाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक में ए और एक में बी, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेटली मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बाकी टेक्निक आप लोग को मालूम है कैसे होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने वेक्टर को क्या कर दिया? डाल दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इस बैक्टीरिया के अंदर, अब ये पूरा प्रोसेस पढ़े हो ना आप, इसीलिए बोला मेन था प्रिंसिपल वाला पार्ट, वो तो क्लियर है, कैसे डालते हैं कैसे बनाते हैं, ये तो मैंने पूरा आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना। अब इसके अंदर आपने 2 जीन डाला था, एक में डाला था ए जीन और एक में डाला था क्या?
बी चैन का। ठीक है, अभी सेपरेटली बनाएंगे इसको, इसका कल्चर मैं अलग कराऊंगा, इसका कल्चर अलग कराऊंगा। इसका कल्चर कराने के बाद इसको अलग से आइसोलेट कर लूँगा, इसका कल्चर कराने के बाद मैं इसको अलग से आइसोलेट कर लूँगा। मैंने मेरे पास दो अलग अलग प्रोटीन सॉल्यूशन होगा, जिसमें एक में होगा ए पेप्टाइड और दूसरे में होगा बी पेप्टाइड। ठीक है, अब आपको मालूम है कि दोनों पेप्टाइड किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो आप इसको क्या करिए ना, आपको मालूम है ना कि अगर मैं यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो उस चैन में जैसे मान लेते हैं सिस्टीन अमीनो एसिड था। ठीक है, सिस्टीन अमीनो एसिड का लास्ट ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप में SH होता है, तो ये SH, ठीक है, और ये एक और चैन है इसके SH। मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी रिएक्शन कराऊंगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। सोचिए आप, जल्दी बताइए। मैं अगर ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो H बाहर निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ठीक है, मैंने निकाल दिया। क्यों, ऑक्सीडेशन करवाया और इनके बीच क्या बना दिया, एक ठो बॉन्ड बन गया, ब्रिज। ठीक है, तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसको हाईली ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन या कंडीशन में आप इसको दो चैन को डाल देते हैं और दोनों चैन के बीच क्या बना देते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज बना देते हैं और आपका इंसुलिन चैन रेडी। ठीक है, कैसे बनाया आपने, एक साइड से ए चैन लिया, दूसरी साइड से बी चैन लिया, ए वाले को इसमें मिलाया, बी वाले को भी इसमें मिला दिया और दोनों को ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में जब रखा तो दोनों चैन क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे डाइसल्फाइड ब्रिज से और आपका इंसुलिन रेडी। ऐसे इंसुलिन को हम बोलते हैं ह्यूमिलिन। इसका नाम ह्यूमिलिन क्यों बोला गया, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन के लिए था ना, इससे इसका नाम ह्यूमिलिन बोला गया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा आविष्कार बोल सकते हो, जिससे आज हम कई शुगर पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगा के उनकी जान बचा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बताइए और इंसुलिन एग्जाम्पल समझाइए। 5 नंबर में आ सकता है, नहीं सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी है ना तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये पूरा प्रोसेस बताना रहेगा और ये प्रोसेस ठीक वैसे ही बताना बेटा जैसे हम पढ़े थे। वेक्टर लिए, डिज़ायर जीन लिए, डिज़ायर जीन यहाँ पे 2 लोग हैं, एक ए और दूसरा बी चैन का जीन और दूसरे मतलब एक ए चैन का सीक्वेंस और दूसरे में बी चैन का सीक्वेंस, दोनों को रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जैसे कटिंग करके जोड़ते थे वैसे जोड़ के दिखाओगे, फिर होस्ट के अंदर डालोगे, फिर बायोरिएक्टर में, बायोरिएक्टर से आप क्या कराओगे, बायोरिएक्टर से इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करोगे, खेती करोगे, उत्पादन करोगे, फिर ए और बी चैन को अलग अलग आइसोलेट करोगे, फिर दोनों चैन को मिला दोगे, मिलाने के बाद आपका ह्यूमन इंसुलिन बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से इसको बना डालोगे, लिख डालोगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पढ़ाया हुआ है ये। तो देखते हैं सेटी लाइन से जो क्वेश्चन दिया गया था, देखिए, सेपरेटली प्रोड्यूस चैन ए एंड बी वर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय सर्टेन ए डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन। 2017 के पेपर में आपको क्वेश्चन दिखा है ना। अब अगला क्वेश्चन ये भी था, शायद इसमें इस पॉइंट नोट्स में नहीं लिखा होगा कि किस कंपनी ने सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन बनाया था। ठीक है, तो मैं उसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। आप लोग को लिखना है एली लिली करके था, एली या इली लिली जो भी बोलो आप। ठीक है, ELI, इली लिली, NCERT में होना चाहिए मेरे ख्याल से। 1983 में, ठीक है, 1983 में दोनों चैन ए एंड बी चैन को सेपरेटली बनाया था। ठीक है, और उसके बाद इसको जोड़कर ह्यूमिलिन बनाया था। तो जो प्रोसेस आप देखिए ना, मैंने जो आप लोग को बताया है ना, ये वाला, ये एली लिली कंपनी ने ऐसा बनाया था। ये वाला कहाँ गया, ये ए एंड बी चैन 2 अलग अलग डाले ना आपने, उसके बाद तो ये वाला जो प्रोसेस था सेपरेट बनाने का, जोड़ने वाला काम, वो एली लिली कंपनी ने किया था। ठीक है, 1983 में। इस पॉइंट को आप नोट कर का, ठीक है, क्या, एली लिली an American company first prepared 2 DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin, introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chain. Both chain produced separately, then combined by disulfide bond to form humulin. ठीक है, मैंने जो पूरा प्रोसेस बताया वो यही है ना, कि आपने क्या किया, ए और बी चैन का जो सीक्वेंस था उसको अलग अलग निकाला और प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू यूज़ करके बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसको सेपरेटली कल्चर किया, सेपरेटली फर्मेंटर यानी बायोरिएक्टर में यूज़ करके अलग अलग प्रोटीन आइसोलेट किया, पेप्टाइड एसिड अलग किया, फिर दोनों पेप्टाइड को मिला दिया आपने, मिला के उसमें ऑक्सीडाइजिंग
इन्वायरमेंट में आपने वहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया, जिससे क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, और जो बना इंसुलिन हम उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं। तो इस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन बनाया गया था। तो आपको ये पूरा नोट्स कंप्लीट करना है, लिखना है ना, सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी